हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, FCI AG3 अकाउंट्स पोस्ट की नोटिफिकेशन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कमिंग वीक्स में। इसी को देखते हुए हमने 10 MCQs अ डे सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कि हर फ्राइडे हम लोग 2 बजे मिलते हैं और अकाउंट्स पोस्ट के सब्जेक्ट में, अकाउंट्स पोस्ट के लिए जो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और आपके लॉ, ये आपके 4 प्राइमरी सब्जेक्ट हैं जो अकाउंट्स डोमेन से स्पेसिफिक हैं, अकाउंट्स पोस्ट के डोमेन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को एक एक करके हम लेंगे। अभी हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और हर क्लास में हम चैप्टर लेते हैं एक और उसके MCQ डिस्कस करते हैं। तो जो आज का चैप्टर है वो हमारा रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स पार्ट 1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स का सेकंड पार्ट हम करेंगे। ठीक है, 10 MCQ और डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में से। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन मतलब क्या, जनरल और लेजर जो होता है और जो सोर्स वाउचर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, MCQs के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि जब क्वेश्चन मैं रीड करूँगा आपके लिए या आप जब देखोगे तो उसको आंसर करने की कोशिश करनी है खुद से, मेरे आंसर देने से पहले। जब मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूँगा उसके पहले ही आपको अपना आंसर गेस कर लेना है या फिर सेलेक्ट कर लेना है, फिर चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। बट उसके पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो यूट्यूब चैनल पे ही होती हैं। तो जितना भी फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल होगा वो सारा का सारा यूट्यूब चैनल पे ही होगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको PDF टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। चलो, और ये है हमारा शेड्यूल फ्री यूट्यूब सीरीज़ का अकाउंट्स पोस्ट के लिए। तो अकाउंट्स पोस्ट में आपको पता है कि फेज़ 1 भी होने वाला है और फेज़ 1 में जनरल स्टडीज़ भी आएगी। तो जनरल स्टडीज़ के लिए भी लेक्चर्स हमारे मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को 2 बजे अपलोड हो जाते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। और बाकी जो अकाउंट्स डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जो हमारे अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, लॉ है, ऑडिटिंग है और थोड़ा बहुत फाइनेंस भी है, ये हमारे फ्राइडे को 2 बजे अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर यूजुअली evidenced by an appropriate document, which of the following is not an appropriate document। तो आपको बताना है कि कौन appropriate document नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए ना, सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना इसका कोई ना कोई। तो कह रहा है कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट आप नहीं मानोगे, कौन सा एविडेंस नहीं मान सकते आप एज एन अकाउंटेंट या एज एन ऑडिटर। तो कैश मेमो तो एक एविडेंस होता है। कैश मेमो मतलब अगर आपने कुछ कैश में खरीदा तो कैश मेमो मिल जाता है आपको। इनवॉइस तो ये भी एक तरह का बिल है, तो ये भी अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट है, एविडेंस ले सकता है इसको ऑडिटर या अकाउंटेंट। चेक भी है, पे इन स्लिप भी है। तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो नन ऑफ दी अबव ही है, क्योंकि ये सारे के सारे एज एन एविडेंस काम करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन किस टाइप का है उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम अभी। हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सा आप एविडेंस नहीं मान सकते। तो ये सारे ही एविडेंस है, क्योंकि इन सब में अमाउंट वगैरह पता चल जाता है। तो जहाँ हमको अमाउंट वगैरह पता चल जा रहा है और उसकी ऑथेंटिसिटी है तो वो हम एविडेंस मान लेते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है अपनी अकाउंट्स बुक में उसके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ई, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि नॉट एन अप्रोप्रिएट पूछा है और सारे ही अप्रोप्रिएट एविडेंस हैं। सो ऑप्शन नंबर ई इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, डिस्कस हमने कर लिया है। तो कैश मेमो क्या होता है, जब हमने सेल की गुड्स की अगेंस्ट कैश, तब हम कैश मेमो इशू कर सकते हैं। या फिर हमने कुछ खरीदा है मान लो कैश में, तो जो सामने वाली पार्टी है वो हमको कैश मेमो इशू कर सकती है। ठीक है, सो इट इज़ इशूड बाय द सेलर टू द बायर। तो सारी डिटेल रहेगी, क्या गुड्स बेचा और कितने रुपए का था। इनवॉइस अगर हम क्रेडिट में सेल करते हैं या फिर हम क्रेडिट में सामान खरीदते हैं तो इनवॉइस जनरेट करते हैं। ठीक है, चेक तो आपको पता ही है, अगर बैंक में जा रहे हैं, अगर आपको किसी से आपको किसी को मान लो आपको किसी से चेक मिला और आपको डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में, तो एक तरह का प्रूफ है ना वो कि इतना बैंक में हमारे पैसे आया है कस्टमर से। ठीक है, तो ये भी एक तरह का प्रूफ होता है। पे इन स्लिप क्या है, दिस इज़ अ फॉर्म मेड अवेलेबल बाय द बैंक टू डिपॉजिट द अमाउंट इनटू द बैंक। अब आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है तो आप पे इन स्लिप भरते हो और बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हो, तो वो भी तो एक प्रूफ है आपके पास। आप अकाउंटिंग में एंट्री करोगे ना, अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे ना, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, करोगे नहीं करोगे। अगर आप बैंक में रुपए जमा कर रहे हो अपने, तो उसका प्रूफ क्या है कि आपने जमा किया। ये पे इन स्लिप उसके एविडेंस का काम कर सकता है या बैंक स्टेटमेंट भी कर सकता है उस एविडेंस का काम। ठीक है, तो सारे के सारे एविडेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन, अ क्रेडिट नोट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। इसको समझो ध्यान से। देखो, मान लो कि सेलर है, ठीक है, और ये आपका बायर है। ड्राइंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। ये सेलर है,
इसने सेल किया कोई सामान, यहाँ पे गुड्स चले गए, और ये जो बायर, ये हमारा सेलर था, लिख देता हूँ यहाँ, ये बायर था, इसने सेल किया कुछ गुड। अब इसने मान लो क्रेडिट में ख़रीदा था कुछ सामान, इस बायर ने, बी ने क्रेडिट में सामान ख़रीदा था। तो अगर इस बी वाले ने इस एस वाले से क्रेडिट में सामान ख़रीदा है, तो एस अपनी बुक में इस बी को किस आइटम में रिकॉर्ड करेगा, असेट में कि लाइबिलिटी में? असेट में करेगा, क्योंकि इस सेलर के लिए तो ये बी वाला डेटर है, क्या है, यहाँ लिख दूँ मैं, ये क्या है, डेटर है। तो एस के लिए, मतलब सेलर के लिए, ये जो बी है ये एक डेटर है, एक असेट है, ठीक है, इससे पैसे मिलने वाले हैं कुछ, ठीक है। असेट को हमेशा डेबिट करते हैं, आपको पता है, जब भी असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। अब मान लो इस बी ने कुछ सामान वापस कर दिया, सेल रिटर्न कर दिया, कुछ क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न, कुछ सामान वापस कर दिया। अब पहले जो सामान बेचा था वो 1 लाख रुपए का बेचा था इसने, एस ने बी को, अब इसने 20,000 का सामान वापस कर दिया है। तो क्या अभी भी ये जो डेटर है, ये जो बी है, वो क्या अभी भी 1 लाख का डेटर है? नहीं, अब वो 80,000 का ही डेटर रह पाएगा। क्यों? क्योंकि 20,000 का सामान तो बी ने वापस कर दिया है एस को। तो इसका मतलब है इस चीज़ को शो करने के लिए, अब देखो ना, पहले जब सामान बेचा था 1 लाख रुपए का एस ने, तो इसका अकाउंट, बी का अकाउंट किया था डेबिट, क्योंकि डेबिट द डेटर होता है, जो भी असेट होता है अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करते हैं हम। तो इस बी का अकाउंट हमने कर दिया था डेबिट, क्योंकि बी वाला हमें पेमेंट करेगा। अब 20,000 का सामान इसने वापस कर दिया, अब एस वाला क्या करेगा? एस वाले को पता है ना कि अब तो हमें 1 लाख मिलने वाले हैं नहीं, अब मिलने वाले हैं सिर्फ 80,000, तो कुछ ना कुछ तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ना। तो क्या करेगा, ये क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा। क्या करेगा? क्रेडिट नोट। एस वाला क्या करेगा? क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा और बी वाले को देगा। इस क्रेडिट नोट में लिखा क्या रहेगा? इस क्रेडिट नोट में ये लिखा रहेगा कि भाई साहब, बी से बोलेगा कि भाई साहब बी, आपका अकाउंट मैंने 20,000 से क्रेडिट कर दिया है। पहले 1 लाख से डेबिट किया था, क्योंकि आप मुझे 1 लाख रुपए देते, अब आप 20,000 नहीं दोगे, तो मैंने आपके अकाउंट में रिवर्स एंट्री कर दी है, 20,000 रुपये क्रेडिट कर दिए हैं, मतलब अब आप मुझे सिर्फ 80,000 रुपये दोगे। तो इसी का नाम है क्रेडिट नोट। जब सेलर बायर को बता रहा है, सामने वाली पार्टी को बता रहा है कि आपका अकाउंट मैंने किसी अमाउंट से, किसी पर्टिकुलर अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है, तो ये क्रेडिट नोट बनाता है। तो लिखा हुआ है ए ऑप्शन, क्रेडिट नोट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सेलर। तो बिल्कुल सही है, ये कुछ गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। अब क्रेडिट नोट अगर सेलर बना रहा है तो डेबिट नोट कौन बनाएगा? बायर बनाएगा। डेबिट नोट क्या होगा? जब बायर बोलेगा कि मैंने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है, बायर बोलेगा इससे कि मैंने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया। अब देखो ना, बात समझो, बी के लिए एस क्या था? जब 1 लाख का सामान बी ने खरीदा था, तो बी के लिए एस तो क्या था? क्रेडिटर था ना, डेटर थोड़ी था। बी के लिए तो लाइबिलिटी थी एस, क्योंकि बी पेमेंट करेगा बाद में एस को ना, तो बी के लिए एस क्या है? क्रेडिटर है। तो 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस होगा बी की बुक्स में एस के नाम पे। अब जो सामान बी ने वापस कर दिया, तो बी क्या कहेगा? ऐसा है, मैंने 20,000 का सामान वापस कर दिया है, मैं 1 लाख रुपये नहीं दूंगा, 80,000 रुपये दूंगा। तो ये लो 20,000 रुपये के फॉर्म में सामान वापस, और मैं बना रहा हूँ एक डेबिट नोट कि आपका अकाउंट अब मैंने अपनी बुक में डेबिट कर दिया 20,000 से, अब मैं आपको खाली 80,000 दूंगा, अब बैलेंस बचता है 80,000। तो ये भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड में आ जाओ। अ वाउचर शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। तो सही है बिल्कुल, जब भी मल्टीपल डेबिट्स और मल्टीपल क्रेडिट्स होते हैं तो कंपाउंड वाउचर कहते हैं इसको। व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, अ रिसीट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। तो ये भी बिल्कुल सही है, जब भी कैश मिलता है, चेक मिलता है, तो हम रिसीट तो देंगे ही ना, जितना भी अमाउंट हमको मिला है, और नन ऑफ द अबव। तो ई ऑप्शन भी, इसका भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारे के सारे सही हैं ऑप्शन। तो हमें पूछा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, और मैं ये पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे आंसर देने से पहले ही आंसर फाइंड कर ले रहे हो अपने आप, उसके बाद चेक कर रहे हो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। एन इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, बिल्कुल सही है, ये जनरल एंट्री के रूल है, मॉडर्न वे ऑफ डूइंग दी जनरल एंट्री होता है ना, जब भी असेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। और डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, बिल्कुल सही है, पहला तो ऑप्शन। इंक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, तो गलत है, इंक्रीज जब होता है तो हम क्रेडिट नहीं करते, डेबिट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, बट हमें पूछा कि क्या करेक्ट है। अच्छा ठीक है, तो बी इनकरेक्ट हो गया, सी और डी भी देख लेते हैं। एंड इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, यहाँ तक तो सही है, बट डिक्रीज रिकॉर्ड नहीं करते तो ये गलत है। डिक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, ये गलत हो गया, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ही, क्योंकि ए ही सही है।
ठीक है, बाकी सारे गलत ऑप्शन है। तो इसमें रूल क्या होता है, रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट, इसको आप ध्यान से समझो क्योंकि आपके काम आने वाला है जनरल एंट्री में। ठीक है, तो असेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, असेट जब भी डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, कैपिटल जब भी बढ़ता है तो हम करते हैं क्रेडिट। मतलब असेट और कैपिटल अपोजिट काम कर रहे हैं, असेट और एक्सपेंसेस एक जैसा बिहेव करते हैं। जब भी असेट बढ़ता था तो हम डेबिट करते हैं, जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो भी हम डेबिट करते हैं, जब भी असेट डिक्रीज करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब भी एक्सपेंसेस कम होते हैं तो भी हम क्रेडिट करते हैं। मैं आपके लिए लेज़र ऑन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब कैपिटल देख लो, कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और इसी तरह से रिवेन्यू गेन और लाइबिलिटी भी सेम तरीके से बिहेव करते हैं। कैपिटल, रिवेन्यू और लाइबिलिटी बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा, तो घटेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। इसी से जनरल एंट्री हम करते हैं कि कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा अकाउंट घट रहा है। तो जो अगर असेट अकाउंट है और अगर वो बढ़ रहा होगा, जैसे कैश है, कैश अगर आ रहा है तो ये असेट अकाउंट है, असेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करोगे तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हो। इसी तरह सारी चीज़ें चेक करते हैं हम। ठीक है, तो कैपिटल, रिवेन्यू और लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती हैं और घटने पे डेबिट होती हैं। असेट और एक्सपेंसेस बढ़ने पे डेबिट होते हैं, घटने पे क्रेडिट होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड फॉर गिविंग कैश डोनेशंस। अगर आपने कैश डोनेशन दिया है तो किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, कैश अकाउंट को करोगे, डोनेशन अकाउंट को करोगे, परचेज अकाउंट को करोगे, सेल्स अकाउंट को करोगे, कि बोथ ए एंड बी। तो बहुत आसान है, कैश तो आप दे रहे हो ना, तो आप करोगे किसको, कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपका असेट डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्रेडिट कर दोगे, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ईजी। ठीक है, ये हम पढ़ लिया है आपने कि डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एज एन एक्सपेंस मान लोगे इसको, और कैश अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला ऑप्शन है, अ कंपाउंड एंट्री, जनरल एंट्री इन्वॉल्व्स मोर देन 2 अकाउंट्स। ठीक है, हमें करेक्ट बताना है। कंपाउंड एंट्री में हो सकता है कि 2 से ज़्यादा हो, तो ये सही है। अ कंपाउंड एंट्री डज नॉट एक्सटेंड टू सेवरल पेजेस, ये भी सही है। ठीक है, एवरी जनरल एंट्री इज एक्सप्लेन थ्रू नरेशन। हाँ, जनरल एंट्री जब आप करते हो तो उसमें नरेशन भी लिखते हो कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। सिंपल जनरल एंट्री इज द एंट्री इन विच ओनली 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड, बिल्कुल सही है। सिंपल में 2 अकाउंट्स इंपैक्टेड होंगे, एक डेबिट और क्रेडिट। कंपाउंड में 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी सही है कि कंपाउंड एंट्री ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे पेजेस तक एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, 4 अकाउंट इम्पैक्ट हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ऐसा थोड़ी कि सेवरल पेजेस तक उसको लिखते रहोगे, इतनी बड़ी कंपाउंड एंट्री थोड़ी होती है। तो ये भी सही है, सारे सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको पहचानना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। कैश सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये सब्सिडरी बुक का है आपका। कैश सेल को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो, तो इनकरेक्ट पहचानना है आपको। तो ये तो करेक्ट है। कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ जनरल एज वेल एज लेजर कैश अकाउंट। हाँ, तो जब कैश बुक बनाते हो ना तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको, क्योंकि कैश बुक बिल्कुल वैसा ही बनाते हैं हम जैसा हम कैश अकाउंट बनाते हैं। तो ये भी सही है। सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन लोगे आप सिंगल कॉलम में। अगर डबल कॉलम होगा तो बैंक के ट्रांजेक्शन भी ले लेते हो। सिंगल कॉलम कैश बुक विल ऑलवेज हैव द क्रेडिट बैलेंस, ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा ना, क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन लिख रहे हो, डेबिट हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब जितना आपको कैश मिला नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा थोड़ी कर पाओगे आप। बैंक की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं ना। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, ना कि क्रेडिट बैलेंस। तो ये डी ऑप्शन गलत हो गया। तो यही आंसर सही है, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये तो हमने अभी भी किया था कि डेबिट नोट कौन बनाता है, बायर बनाता है डेबिट नोट। क्रेडिट नोट आपका बनाता है सेलर, ये हमने अभी भी पढ़ा था, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हमने अच्छे से समझा था ये। ठीक है, ये हमारा सेलर था, याद है, ये हमारा बायर था। डेबिट नोट कौन बना रहा था, ये बायर बना रहा था, और क्रेडिट नोट बना रहा था सेलर। तो हमने पढ़ चुका है, तो उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय बायर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको फिर से बताना है इनकरेक्ट। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, जब आप गुड्स खरीदते हो ना क्रेडिट में, जब आप गुड्स खरीदते हो क्रेडिट में, तो जनरल प्रॉपर में नहीं डालते हो उसको, कहाँ डालोगे उसको, परचेज बुक में डालते हो। ये जनरल प्रॉपर क्या है, ये सब्सिडरी बुक्स हैं। तो परचेज बुक में क्या डालते हो, जो भी आप क्रेडिट में इन्वेंट्रीज खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, वो सारे के सारे आप डालते हो कहाँ, वो डालते हो परचेज बुक में, ना कि जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर में क्या डालोगे फिर, जब आप मशीनरी खरीद रहे हो क्रेडिट बेसिस में, तो डाल सकते हो जनरल प्रॉपर में। तो ये तो गलत हो गया पहले आपका
सेकंड देखते हैं, और हमको बताना गलत ही था इसमें, तो आंसर ए होना चाहिए, बट और ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जनरल इज पोस्टेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब ये कह रहा है कि सेल्स रिटर्न का जो जनरल है, जो जनरल बुक है ना, सब्सिडरी बुक होती है सेल्स रिटर्न की, उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट में डालते हो तो बिल्कुल सही है। आप सब्सिडरी बुक क्या है, सब जनरली तो है, जनरल का पार्ट ही तो है। जनरल से आप लेजर में तो डालोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या है, लेजर अकाउंट है, और सेल्स रिटर्न जनरल क्या है, एक तरह की सब जनरल बुक है, तो जनरल से लेजर में तो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। कैश सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बिल्कुल सही है, कैश बुक में सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो। सेल्स बुक रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू क्रेडिट सेल, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कब बचा क्या, सिर्फ यही इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स सच एज ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर, ये हमने डिस्कस किया था। अगर हम कुछ और खरीद रहे हैं, असेट वगैरह खरीद रहे हैं क्रेडिट में, तो हम कहाँ डालेंगे इसको, हम डालते हैं इसको जनरल प्रॉपर में। लिखा है ना, क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग्स अदर देन दी गुड्स, अदर देन दी इन्वेंट्री, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर, तो डालेंगे जनरल प्रॉपर में। तो परचेज बुक में जाएगा नहीं, कैश बुक में जाएगा नहीं, सेल्स बुक में जाएगा नहीं, बिल रिसीवेबल बुक में जाएगा नहीं, तो इसका आंसर तो दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव ही आंसर होगा सर, क्योंकि इसका आंसर जनरल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, जनरल प्रॉपर, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है जनरल प्रॉपर, ओके। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, जो कि आपका होमवर्क है, वीडियो पॉज करके तब आंसर आप करोगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर ले रहा हूँ। इन विच बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, गुड्स रिटर्न बाय द डेटर, गुड्स रिटर्न बाय द क्रेडिटर। मैं आपके लिए ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपको पता करना है, सोचो समझो दिमाग लगाओ। मैंने सब बताया आपको कौन सी बुक कब यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्च करो, कैसे भी करो, लेकिन आंसर इसका मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सोचना, पॉज करके वीडियो तब बताना मुझे, ऑप्शन आप लोगों को खुद रीड करना है, ठीक है। और नीचे से कमेंट सेक्शन में करोगे, आप आंसर दोगे, तो पता कैसे करोगे कि सही है कि गलत है, मैं उसमें रिएक्ट कर दूंगा, हार्ट वाला रिएक्ट कर लूँगा, तो आप समझ जाना कि आपका आंसर सही है, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।